इंडिया में हर एक लैंग्वेज की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसा ऐसा कंटेंट दे रही है विच इज एब्सोल्यूट सिनेमा। जहां पहले मुंबई की फिल्म सिटी से निकले हिंदी फिल्म्स काफी ज्यादा पॉपुलर हुए, वहीं फिर साउथ रीजन से तेलुगु सिनेमा हो या फिर तमिल सिनेमा या फिर मलयालम या इवन कन्नड़ा, इन सब ने ऐसी मासी एंड क्लासी फिल्म्स दी जिसने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तो तोड़े ही, साथ में ऑस्कर तक दिलवा दिया। वहीं इवन बंगाली सिनेमा हो या फिर ओडिया सिनेमा, ये सब हमेशा से आर्ट फिल्म्स देते आई है जिसकी दुनिया अलग ही दीवानी है। वहीं दूसरी तरफ पंजाबी इंडस्ट्री तो अपने म्यूजिक से रूल कर ही रही थी, अब ये फिल्मों से भी रूल करना शुरू कर रही है। मगर एक इंडस्ट्री है जो इन सब रेस में बहुत ज्यादा ही बदनाम है, भोजपुरी इंडस्ट्री। बिहार में अश्लील भोजपुरी गानों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को निर्देश जारी किया है कि ऐसे गानों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने गानों के लिए बदनाम है क्योंकि यहाँ से जो पॉपुलर गाने निकल रहे हैं दे आर वल्गर। कि इस तरह के अभद्र गाने बजते रहते हैं और हम लोग थक गए हैं, इसीलिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मूवीज इनके इतने पॉपुलर नहीं होते जिसे पूरा देश देखे बिकॉज दे लैक क्वालिटी। मानो कोई बी ग्रेड फिल्म चल रही है और जिस हिसाब से बिहार की इमेज पूरे देश में बदनाम हो रखी है, इस इंडस्ट्री ने काफी हद तक उस टार्निश इमेज में आग लगाई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने सालों बाद भी प्रोग्रेस नहीं आया। बहुत ही एम्बैरेसमेंट होता है, हर अंग के ऊपर गाना बजा बजा के और कहीं भी से चला देते हैं। ऐसा क्या हुआ कि जिस लैंड से इतने टैलेंटेड लोग निकलते हैं, वहाँ की इंडस्ट्री काफी वक्त से आगे नहीं बढ़ पा रही। मैं योगी बताऊंगा इस वीडियो में व्हाट वेंट रॉन्ग विद भोजपुरी इंडस्ट्री। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम ऐसे वीडियोस तुम्हारे लिए लाते रहेंगे। 1963 में भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई विद द फिल्म गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई बो, और इस मूवी का आइडिया इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया जो खुद बिहार से थे। उन्हें लगा था कि भोजपुरी फिल्म बनेगी तो लोगों को हमारा कल्चर दिखेगा। इस मूवी की कहानी नाजिर हुसैन ने लिखी जिन्हें बॉलीवुड फिल्म्स में काम करने का एक्सपीरियंस था और इन्होंने अपनी जिंदगी में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। अब स्क्रिप्ट रेडी हुई लेकिन दिक्कत आई पैसों की। इस प्रोजेक्ट को फंड कैसे किया जाए, लेकिन फिर कोयले के बिजनेसमैन विश्वनाथ प्रसाद सामने आए और वो इस मूवी के प्रोड्यूसर बने। अब 63 में इस फिल्म का बजट 1.5 लाख था, लेकिन फिल्म को बनाते बनाते इसका बजट ऑलमोस्ट 5 लाख तक चला गया और सबकी धड़कनें तेज थी क्योंकि रिलीज डेट पास में था और ये देश की पहली भोजपुरी फिल्म बनने वाली थी। और जब फिल्म रिलीज हुई तो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 80 लाख रुपए। 63 में 80 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट था। अब फिल्म का हिट होने का रीजन ये था कि इसकी कहानी काफी ग्राउंडेड और सिंपल सी थी। एक फैमिली जो गांव में रहता है गंगा के किनारे, और वो फैमिली भोजपुरी कल्चर बिहार की परंपरा का सामना करता है। फिल्म के लैंग्वेज से लेके इस फिल्म में दिखाए गए इश्यूज से लोग कनेक्ट कर पाए और ये फॉर्मूला काफी सारे फिल्म मेकर्स ने नोटिस किया और काफी लोगों ने इस फॉर्मूला को रिक्रिएट भी किया। 63 में रिलीज हुई विदेशिया बनी जो गांव और प्रवासी लोग पे बेस्ड थी। अगेन ग्राउंडेड स्टोरी, तो ये भी एक हिट गई। और ऐसे कुछ फिल्म्स रिलीज हुए जो बिहार की ग्राउंडेड स्टोरीज दिखा रही थी और ये मूवीज भी लोगों को पसंद आई। बॉक्स ऑफिस पे इसने डिसेंट कमाई भी की, वेल कुछ नहीं की, और ऐसा लग रहा था कि भोजपुरी इंडस्ट्री उभर के आने वाली है। लेकिन इसका ऑपोजिट हुआ। 1967 से लेके 1976 तक भोजपुरी इंडस्ट्री से सिर्फ 2 फिल्म्स निकल के आई। 1968 में बनी विधाना नाच नचावे और 1971 में बनी ढेर चालाकी जिन करा। लेकिन ऐसा क्या हुआ ऑलमोस्ट 10 साल तक कि भोजपुरी इंडस्ट्री कोई नई मूवी दे नहीं पाई। इसका मेन रीजन था प्रोड्यूसर्स भोजपुरी फिल्मों पे पैसे लगाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे और फिल्म मेकर्स के पास पैसे ही नहीं थे। 70s का एरा चल रहा था और पूरे देश में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, जया बच्चन, धर्मेंद्र, जीनत अमान और ना जाने किन किन की पिक्चरें सिनेमा हॉल में लोग पागलों जैसे देखे जा रहे थे। उस वक्त ये इतने ज्यादा पॉपुलर थे और उनकी इतनी डिमांड चल रही थी कि इनके फिल्म्स देश के कोने कोने तक पहुंच रहा था। वहीं दूसरी तरफ भोजपुरी सिनेमा की ऑडियंस काफी लिमिटेड सी थी। ये फिल्म सिर्फ बिहार या फिर यूपी में देखा जा रहा था और हर फिल्म 80 लाख कमाए 5 लाख के बजट पे, ये तो पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट कई फिल्म मेकर्स तो रास्ते पे आ गए क्योंकि उनकी फिल्म्स नहीं चली। फिल्म्स बनाने का प्रोसेस जितना बाहर से सिंपल दिखता है वो अंदर से उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। और बॉलीवुड डोमिनेंस बढ़ने के बाद भोजपुरी सिनेमा पे लोग ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे थे। 70s के एरा में लोग शोले, डॉन, त्रिशूल, अमर अकबर एंथनी जैसे मूवीज में मगन थे। लेकिन फिर कुछ भोजपुरी फिल्म मेकर्स पैसे लाने में कामयाब रहे और एक वापस अटेम्प्ट किया गया और 77 में भोजपुरी इंडस्ट्री के दरवाजे फिर से खुले और उस साल फिल्म दंगल रिलीज हुई। इससे पहले अब तक जो भी भोजपुरी मूवी रिलीज हो रही थी सबके सब ब्लैक एंड व्हाइट में होते थे और दंगल भोजपुरी सिनेमा का फर्स्ट कलर फिल्म बना और लोगों को दंगल काफी ज्यादा पसंद भी आई। 79 में बालम परदेसिया बनी और ये भी हिट गई। इन फिल्म्स ने फिल्म मेकर्स के अंदर कॉन्फिडेंस
जगाया कि भोजपुरी सिनेमा प्रॉफिटेबल है। और फिर 1980s तक आते आते लगातार फिल्म्स बनने लगे। चंदनबाग के ताके चक्कर, हमार बाबूजी, नदिया के पार जैसे मूवीज लगातार आने लगे और इन फिल्म्स की कहानी मोस्टली फैमिली ड्रामा, लव स्टोरी या फिर भाभी देवर के रिलेशन पे होती थी। और अब इस इंडस्ट्री ने एक नया फॉर्मूला यूज किया भोजपुरी के साथ साथ हिंदी का, जिसने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी। 77 से लेकर 2000 तक ऑलमोस्ट 150 फिल्म बनी भोजपुरी सिनेमा में, मतलब ऑन एन एवरेज एक साल में 6 फिल्म्स। लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए चैलेंजेस कभी खत्म नहीं हुए। 90s तक कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री फिर से कमजोर हो गई थी, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बाद बॉलीवुड ने अपना लेवल फिर से अपग्रेड कर दिया था। बॉलीवुड के साथ साथ कई रीजनल इंडस्ट्री में नए नए आर्टिस्ट आ गए थे और लोग उनके फैंस बन चुके थे। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा होता दिख नहीं रहा था, जिसके वजह से वो इस रेस में कहीं पीछे रह गए। जहां बाकी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी और क्वालिटी बढ़ा रही थी, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री लैक ऑफ फंड्स की वजह से अपग्रेड नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर 2001 में इस इंडस्ट्री ने फिर से खुद को रिफॉर्म करने का सोचा। पहले जो भी मूवीज रिलीज हो रही थी वो यूपी बिहार में रिलीज हो रही थी, लेकिन अब इन फिल्म्स को ऑल ओवर इंडिया रिलीज करने की कोशिश की गई। फिल्म्स जैसे कि सैया हमार, जिसमें रवि किशन सुपरस्टार थे, ऑल ओवर इंडिया रिलीज हुई, जिसके बाद ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। ससुरा बड़ा पैसा वाला, जिसमें स्टार थे मनोज तिवारी, भी हिट गई। कम बजट में बनी इस फिल्म ने 10 गुना रिटर्न दिया था फिल्म मेकर्स को। पंडित जी बताई ना बिहार कब हुई, इस मूवी ने बिहार और झारखंड में बॉलीवुड से ज्यादा कमाई करी। 2008 की भोले शंकर, जिसमें हमारे मिथुन दा थे, ये मूवी भोजपुरी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी और इस मूवी ने इंडस्ट्री को काफी कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ दिया। उस साल उधेड़ बुन बनी, जो एक 21 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी और इस मूवी को बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में भी भेजा गया, जिसके वजह से इसे काफी रिकॉग्निशन मिला एंड इवेंचुअली इसे एक नेशनल अवार्ड भी मिला। अब ये वो एरा था जब फिल्म्स के टिकट सस्ते थे, तो चाहे कोई गरीब हो या मजदूर, हर कोई इन फिल्म्स को देख सकता था। अब ज्यादातर इन फिल्मों में गांव की कहानी, फैमिली ड्रामा, लव स्टोरी और कॉमेडी होती थी, जिसकी वजह से लोग कनेक्ट हो जाते थे इनसे। वहीं दूसरी तरफ स्टार्स जैसे कि रवि किशन, मनोज तिवारी, इन्होंने इन स्टोरीज को अपने स्पेशल परफॉर्मेंस से लोगों तक पहुंचाया। भोजपुरी सिनेमा का ऐसा रेवोल्यूशन आया कि इनके खुद के अवार्ड्स होने लगे। भोजपुरी सिटी नाम से भोजपुरी मैगजीन आ गई, जिसने भोजपुरी सिनेमा के न्यूज एंड गॉसिप्स तक को लोगों तक पहुंचाया। और भोजपुरी सिनेमा ऐसा थ्राइव करने लगा कि मिथुन दा के साथ साथ अमिताभ बच्चन भी भोजपुरी सिनेमा में काम किए। इनफैक्ट भोजपुरी सिनेमा फॉरेन तक पहुंच गया, जिसका रीजन था यूपी बिहार से लोग जब माइग्रेट करके दूसरे देशों में काम करने गए, तो वहां वो लोग इन फिल्मों को देखते थे और इनके गाने भी सुनते थे। इनफैक्ट भोजपुरी सॉन्ग ऐसा पॉपुलर हुआ कि ये गाने पब्स और क्लब्स में भी बजने लगे। लेकिन जहां एक तरफ भोजपुरी इंडस्ट्री पॉपुलर होते जा रही थी, दूसरी तरफ एक डार्क साइड भी था इस इंडस्ट्री का। 2000s के बाद ऐसे वल्गर सॉन्ग आने लगे, जिसके वजह से लोग फैमिलीज के साथ ये गाने सुन ही नहीं सकते थे। फिल्म में अब्सर्ड सीन्स आने लगे, भाभी देवर के रिश्ते को ओवर सेक्सुअलाइज कर दिया गया। फिल्म के थीम चाहे कुछ भी हो, आइटम सॉन्ग जबरदस्ती डाल दिया जा रहा था और इन सब हरकतों की वजह से पूरे भोजपुरी सिनेमा पे बी ग्रेड सिनेमा का टैग लग गया। इस सिनेमा की इमेज सारे देश में खराब होने लगी। लेकिन क्या रियलिटी है इसके पीछे? क्या सही में भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी वल्गर है? अब तुम में से काफी लोगों ने भोजपुरी फिल्म्स नहीं देखी होगी, लेकिन सबको पता है कि इन फिल्मों में काफी वल्गर सीन्स होते हैं, सॉन्ग्स चीप लगते हैं एंड द वर्स्ट पार्ट, ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ऑलमोस्ट हर भोजपुरी फिल्म में देखने मिलने लगा। 63 में भोजपुरी इंडस्ट्री ने गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाईबो से अपनी कहानी शुरू की और ये फिल्म एक कल्चरल फिल्म थी, जिसका विजन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का था। लेकिन फिर आगे जाके कुछ छोटी फिल्मों में डबल मीनिंग बातें शुरू हो गई, जिसका पैटर्न 80s के वक्त से देखा जाने लगा। इन फिल्म्स में बोल्ड और एरोटिक कंटेंट आने लगे, जिसके कारण छोटे शहरों में ये फिल्म्स हिट होने लगे। साथ में उसी दौरान सिंगल स्क्रीन थिएटर गांव और छोटे शहरों में बढ़ते जा रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि भोजपुरी ऑडियंस हिंदी सिनेमा भी तो देखती थी, जिसके वजह से भोजपुरी फिल्म मेकर्स का कंपटीशन सीधा बॉलीवुड से था। अब ऑडियंस को भोजपुरी फिल्म की तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाए, जिसका फॉर्मूला था फिल्म में आउट ऑफ नोवेयर एक एरोटिक सीन डाल दिया जाए। ये वही फॉर्मूला था जो साउथ यूज करता था विद सिल्क स्मिता। ये वो वक्त था जब इंडिया में इंटरनेट नहीं था, तो एरोटिक कंटेंट के लिए लोग थिएटर ही चले जाते थे। बस यही फॉर्मूला काफी था ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि भोजपुरी सिनेमा भी पैसे कमा सके। 83 में रात के अंधेरे में रिलीज हुई, जो एडल्ट थीम पे बेस्ड थी। कुछ गानों में तो डबल मीनिंग लाइन्स आए, फोक गानों में भी मस्ती ऐड हुई और लोग भर भर के आए इस मूवी को देखने के लिए। और बस यही कॉन्फिडेंस चाहिए था इन्हें, और ऐसे ही कंटेंट को इन्होंने देना शुरू कर दिया। इस कंटेंट में एक्टर सिंगर कुणाल सिंह, पूनम दास गुप्ता जैसे आर्टिस्ट काम करते दिखे और प्रोड्यूसर्स को काफी प्रॉफिट दिखने लगा। इट वाज ऑल अबाउट
मनी। अब फिल्म्स में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। फिल्म्स चाहे कैसी भी बन रही हो, कम बजट में हो, उसमें एक चीप आइटम सॉन्ग अगर डाल दिया जाए तो बस लोग थिएटर चले आएंगे, जिसका फायदा एक्टर्स और सिंगर्स को भी हो रहा था। इनको एक लोकल फैन फॉलोइंग मिल जा रही थी, पर ये बड़े सुपरस्टार्स नहीं बन पा रहे थे। 90s में आते आते बी ग्रेड कंटेंट का तो मानो बूम अप हुआ। भोजपुरी फिल्म्स पहले इन कंटेंट को पारिवारिक फिल्मों में बीच में घुसा देती थी, लेकिन अब तो टाइटल्स भी ओपनली बोल्ड और वल्गर होने लगे। और गांव में तो मानो ये फिल्म्स हाउसफुल ही थी, जैसे कि पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी, लहंगा में बाढ़ आइल बा, लैला मालबा। गानों और फिल्म्स के नाम ही मानो इतने बोल्ड हो, तो सोचो फिल्म की कहानी कितनी खतरनाक होगी। इसमें अगर गलती किसी की है तो वो सिर्फ फिल्म मेकर्स की। ऑडियंस के क्या कसूर? बिहार के बारे में हम सब जानते हैं कि वहाँ का क्या हाल है। वहाँ के मेजॉरिटी ऑफ लोग स्पेशली उस वक्त में गरीब थे। सर्वाइवल के लिए वो मजदूरी करते थे दिन भर, और फिर इतने थकावट के बाद ऐसे चीप फिल्म जिसमें ज्यादा दिमाग न लगाना पड़े प्लस थोड़ा सा एरोटिक सीन उनके लिए एस्केपिज्म बन के सामने आता था। वर्स्ट पार्ट ये था कि कोई ढंग का सेंसरशिप भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे चीप कंटेंट ओपनली बाजारों में बिक रहे थे। VHS से लेकर DVD तक में ये फिल्म्स लोगों के घर पहुंच गई, जैसे कि पेप्सी पी के लागेलू सेक्सी, लहंगा में बाढ़ आइल बा, जिसमें पवन सिंह, केसरी लाल यादव, निरहुआ जैसे नए स्टार्स थे। प्लस एक्टर्स लाइक रानी चैटर्जी, मोनालिसा का भी सपोर्ट था। सिंगर्स भी यही होते थे। और अब फिल्म मेकर्स ने नोटिस किया कि लोग थिएटर में नो मैटर व्हाट आ ही जाते थे, तो इन्होंने फिल्म्स के बजट में लाखों से सीधा करोड़ डालना शुरू कर दिया, क्योंकि रिटर्न्स इन्हें अच्छे से मिल ही रहे थे। इनकी कमाई सिर्फ थिएटर से नहीं, फिल्म्स के गानों के कैसेट और CD भी वायरल हो जा रही थी। 2001 के बाद आया भोजपुरी सिनेमा का एक ऐसा गोल्डन एरा। फिल्म जैसे कि सैया हमार में बोल्ड कंटेंट के साथ साथ थोड़ा सा फैमिली ड्रामा भी डाल दिया गया, प्लस रात भर हिलाया जैसे डबल मीनिंग गाने सुपर हिट हुए। अब तक सिर्फ सारा कंटेंट सिर्फ CD या फिर कैसेट्स के थ्रू बट रहा था, लेकिन फिर एंट्री हुई YouTube की, जिसने इन सॉन्ग्स को पॉपुलर होने में बहुत हेल्प किया। और इंटरनेट की पॉपुलैरिटी ने इन गानों को लोगों तक आराम से पहुंचा दिया। इंडिया के बाहर बैठे डिस्पोरा भी इन फिल्मों के गाने वहां बैठे बैठे पॉपुलर करते जा रहे थे। गांव के अलावा ये गाने शहरों तक पहुंच गए, जैसे कि सैया हमार, पंडित जी बताई ना ब्याह कब है। इन फिल्मों ने वल्गैरिटी के साथ साथ कॉमेडी का थोड़ा थोड़ा तड़का डालना शुरू किया। 2-5 करोड़ में बनी इन फिल्मों ने दुनिया भर में ऑलमोस्ट 20 करोड़ से ज्यादा कमाई करना शुरू कर दी। एक्टर्स को पॉपुलैरिटी मिली, घर मिला, गाड़ी मिली, और ये ऐसे फेमस हुए कि इन्हें बॉलीवुड में भी रोल मिला। और कुछ भोजपुरी स्टार्स पॉलिटिक्स में भी आ गए। अब ये पॉपुलैरिटी ऐसी बढ़ी कि कुछ साल पहले हम सब जानते हैं कि सॉन्ग जैसे कि लॉलीपॉप लागेलू ऐसा पॉपुलर हुआ कि वो गाना हर जगह बज रहा था, क्लब्स में, शादी में, इवेंट्स पे, एंड नॉट बिकॉज पीपल हैड सम रिस्पेक्ट फॉर दैट सॉन्ग, इट वाज जस्ट फॉर मीम्स। सारा देश देख रहा था कि ये वल्गैरिटी काफी बढ़ती जा रही है। और पहले सब ऑफलाइन था तो वेल क्रिटिसिज्म कोई दे नहीं पा रहा था, पर जब सब ऑनलाइन हुआ तो सबको अपनी आवाज मिल गई और लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट रवि किशन से लेके मनोज तिवारी को क्रिटिसिज्म काफी फेस करना पड़ा, जो खुद वल्गर सॉन्ग्स में फीचर हुए थे, जिसके बाद रवि किशन ने खुद इन सॉन्ग्स की बैन होने की डिमांड की। लेकिन क्या अब बैन करके फायदा है? बिकॉज एक पूरे स्टेट का नाम इसने बदनाम कर दिया। अब भोजपुरी सिनेमा के कंटेंट से बिहार को क्या नुकसान होता है, इसके लिए जानना जरूरी है कि बिहार का रियल कल्चर क्या है। बिहार एंशिएंट टाइम से फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, आर्ट और खाने में सबसे यूनिक स्टेट रहा है। बिहार में छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दिवाली, होली और गया का पितृपक्ष का मेला बड़े धूमधाम से मनाता आया है, जिसने लोगों को वहाँ पे जोड़ के रखा है। फोक डांस में जतिन, विदेशिया, झिझिया जैसे डांस अलग अलग फेस्टिवल्स पे होते हैं, जिससे लोग अपनी लोकल स्टोरीज इन डांस के थ्रू बताते हैं। म्यूजिक में बिहारी फोक सॉन्ग शादी और फेस्टिवल्स पे गाए जाते हैं और लोगों ने बरसों से इसे जिंदा रखा है। सिंगर्स जैसे कि श्रद्धा सिन्हा, मलिना अवस्थी ने ट्रेडिशनल गानों को आज भी जिंदा रखा है। एंड आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो मधुबनी पेंटिंग को कोई कैसे भूल सकता है, जिसके बारे में हमने स्कूलों में पढ़ा है। ये पेंटिंग सिर्फ बिहार और इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में फेमस है। साथ में सिक्की ग्रास वर्क, सुजानी एम्ब्रॉयडरी एंड भागलपुरी की सिल्क साड़ी भी उतनी ही फेमस है। और वहाँ का कुजीन तो हर कोने पे हमें मिलता है, जैसे कि लिट्टी चोखा, सत्तू का पराठा। बिहार में नालंदा और विक्रमशिला एंशिएंट टाइम की यूनिवर्सिटी है, जो कि वर्ल्ड की टॉप लर्निंग सेंटर्स में आती है। और इससे भी खास बात, बिहार बुद्धिज्म और जैनिज्म का जन्म स्थान भी है। बिहार में बोध गया है, जहाँ ग्रेट गौतम बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ था। बिहार का रामायण और महाभारत से भी डीप रिलेशन है। माँ सीता का जन्म कहा जाता है कि मिथिला में हुआ था, जो रामायण के राइटर वाल्मीकि जी ने खुद लिखा था, जो खुद बिहार में रहते थे। इट्स क्लियर कि बिहार इज फुल ऑफ रिच कल्चर, आर्ट एंड व्हाट नॉट, लेकिन इस इमेज में दाग लगाने में
में वो आर्टिस्ट है जिन्होंने भोजपुरी आर्ट के नाम पे सिर्फ भोजपुरी लैंग्वेज में वल्गैरिटी को प्रमोट किया है और आज भी करते आ रहे हैं। पहले भोजपुरी फिल्में और गाने हम परिवार के साथ बैठ के देख सकते थे, जैसे कि नदिया के पार। ये फिल्म 18 लाख में बनी जिसने 18 करोड़ का कलेक्शन किया और बाद में राशि प्रोडक्शन ने इस फिल्म का रीमेक भी बनाया, हम आपके है कौन। कैन यू इमेजिन एक भोजपुरी फिल्म का बॉलीवुड रीमेक? क्या आज के वक्त में ये पॉसिबल है? क्योंकि 2000s के बाद से लो बजट वल्गर फिल्मों ने बिहार के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और बिहार का नाम खराब कर दिया है। जैसे कि निरहुआ हिंदुस्तानी और पेप्सी पी के लागिलू सेक्सी ने डबल मीनिंग लिरिक्स और वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया है, जिसके कारण बिहारियों को वल्गर और अनकल्चर का टैग मिल गया है। इन वल्गर कंटेंट ने छठ पूजा के गीत और मधुबनी आर्ट के ट्रेडिशन को कहीं छुपा सा दिया। बिहार के लोग देश के अलग अलग कोने से लेके विदेशों में रहते हैं और ऐसे वल्गर आर्ट के वजह से उन्हें अपने ही कल्चर से शर्मिंदा होना पड़ता है। 2018 में ऑक्सीफैम इंडिया स्टडी के अनुसार 88% भोजपुरी फिल्म्स औरतों को नेगेटिव एंगल से दिखा रहे हैं। ये गाने गाड़ियों में, शादियों में, रोड पे चलते रहते दुकानों में बजते हैं और ये गाने या ये फिल्म्स पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि बिहार वल्गैरिटी में सबसे आगे है। ये लोग बिहार को गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन भोजपुरी सिनेमा में वल्गैरिटी आई कहां से? इसका रीजन है भोजपुरी ऑडियंस का चेंज होना। भोजपुरी कंटेंट देखने वाली एजुकेटेड भोजपुरी ऑडियंस हिंदी या फिर साउथ की फिल्म देखने लगी और बचे तो सिर्फ रूरल ऑडियंस जो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती। और बस यही देखते हुए प्रोड्यूसर्स ऐसे ऑडियंस के लिए सस्ता, सेंसेशनल और प्रोएक्टिव कंटेंट बनाने लगी। भले के लड़के ने कहा कि मजदूर बी ग्रेड फिल्मों को रिलैक्स होने के लिए देखता है। सारा दिन काम करने के बाद कौन शाम को मैसेज सुनना चाहेगा? वो वही देखना चाहेगा जितनी उसकी समझ है। वहीं एट द सेम टाइम दूसरी तरफ तमिल, गुजरात, बंगाली, मलयाली स्पीकर्स अपने सिनेमा और कल्चर पे गर्व करते हैं। वो अपने इस कल्चर के फ्यूचर को पूरा सपोर्ट करते दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां वल्गर कंटेंट नहीं है, बट इट ऑल कम्स डाउन टू क्वांटिटी। हर मूवी वल्गर नहीं होती उनकी भोजपुरी फिल्म्स की तरह। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले चाहिए गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। 2023 में न्यूज आई थी कि पटना पुलिस ने होली और शिवरात्रि पे वल्गर गाने बैन कर दिए थे। मार्च 2025 में बिहार पुलिस ने ऑब्सीन गानों के खिलाफ स्टेट वाइड क्रैकडाउन किया था और रात दिया बुझाए जैसे गानों को तो बैन भी कर दिया था। 2021 में भोजपुरी एक्टर एंड बीजेपी एमपी रवि किशन ने यूनियन मिनिस्टर और यूपी बिहार सीएम्स को लेटर लिखा था कहते हुए कि स्ट्रिक्ट लॉज बने इस वल्गैरिटी के खिलाफ। 2023 में एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने पटना हाई कोर्ट में PIL डाली वल्गर भोजपुरी गानों को बैन करने के लिए। उन्होंने मेहरारू चाहे मिल्की वाइट गानों को ओपनली प्रॉब्लमैटिक कहा। एक सवाल आता है कि क्या वल्गैरिटी भोजपुरी सिनेमा में ही है? नहीं, वल्गैरिटी हमारे हर एक इंडियन सिनेमा में, चाहे तुम पंजाबी गाने सुनो, हरियाणवी गाने सुनो या इवन नेवल ऑब्सेस्ड कुछ साउथ इंडियन गाने सुनो। वॉयलेंस ऑफ वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करने का काम इन इंडस्ट्री में भी होता है। हर इंडस्ट्री ने इसे प्रमोट किया है। वल्गैरिटी इंडस्ट्री का इशू है, लैंग्वेज का नहीं। भोजपुरी को बिहार के स्टीरियोटाइप के कारण ज्यादा टारगेट किया जाता है। पर लेकिन सवाल है कि भोजपुरी सिनेमा बिहार के इस इमेज को सुधारने के लिए क्या कर सकती है? नंबर 1, अच्छा कंटेंट प्रमोट किया जा सकता है और फिल्म मेकर्स बिहार के हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पे फिल्म बना सकते हैं। नंबर 2, मलयालम सिनेमा भी इस बी ग्रेड फेज से गुजरी है, जिसे सुधारने के लिए इन पारिवारिक फिल्म्स को सब्सिडी मिलने लगी। सिमिलर वे में भोजपुरी सिनेमा में भी ऐसा किया जा सकता है ताकि इन फिल्म्स को और सपोर्ट मिले। नंबर 3, इससे भी ज्यादा जरूरी है कि लोग वल्गर गानों को ही बॉयकॉट करना शुरू करें और फोक सॉन्ग्स को वो सपोर्ट दिखाया जाए जो इन वल्गर सॉन्ग्स को दिखाया जाता है। इंटरनेट पे छठ पूजा के गीत और पुरानी भोजपुरी फिल्मों के गाने के स्टैंडर्ड को हाईलाइट किया जाए। नंबर 4, बिहार के राजगीर फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाए ताकि हाई क्वालिटी फिल्म्स बनाए जा सके। साथ में CBFC जिस तरह बॉलीवुड में फिल्म्स को बैन करने में लगा रहता है, उसी तरह भोजपुरी सिनेमा को भी वो रेगुलेट करे और जब फिल्म मेकर्स लाइन क्रॉस करे तो उन पे हैवी पेनल्टी लगाया जाए। नंबर 5, रवि किशन जैसे सेलिब्रिटीज के साथ कैंपेन चलाकर वल्गर कंटेंट के नुकसान लोगों को बताया जाए। NGOs के साथ कोलैब करके ये किया जा सकता है और क्वालिटी भोजपुरी फिल्म्स के लिए फंडिंग की जाए, जिसके लिए खुद मनोज तिवारी ने 500 करोड़ का कॉर्पस फंड सजेस्ट किया था, जिससे सेंसरशिप और क्रिएटिविटी में एक बैलेंस बनाया जा सके। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भोजपुरी वल्गर है क्योंकि भोजपुरी गाने और फिल्म्स वल्गर है, लेकिन सच ये है कि लैंग्वेज वल्गर नहीं होता, कंटेंट वल्गर होता है। हिंदी में चोली के पीछे क्या है, दूसरी तरफ इंग्लिश में वेट एस व्हाटएवर सॉन्ग निकलते हैं, लेकिन सुन के कोई भी हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज को जज नहीं करता। इसमें कोई डाउट नहीं है कि करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में पूरा देश बटा हुआ है, एक दूसरे पे उंगली उठाते हैं और जिस पूरे फियास्को में बिहार को सबसे ज्यादा गाली पड़ती है, जिसमें उनकी क्या गलती है? इस स्टेट को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन, क्वालिटी लाइफ से दूर रखा गया है और हालात इतने बुरे हो गए कि लोगों को यहाँ से निकल के दूसरे स्टेट्स में जाके लो क्वालिटी जॉब्स करना पड़ा और स्ट्रगल करते हैं इस इकोनॉमी में, क्योंकि बचपन से इन्हें एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ से दूर
दूर रखा गया, इसलिए इनके रहने का स्टाइल, इनका पहनने का स्टाइल सब अलग है और जो अलग है उससे सब नफरत करते हैं। बिहार नीड्स अ मैसिव रीबूट, जिसमें एक स्टेप है इस इंडस्ट्री को सुधारना। बिहार को एक अच्छी पीआर की जरूरत है। भोजपुरी फिल्म मेकर्स, अगर भौजी देवे के रिश्ते से अगर मन भर गया हो तो इट्स टाइम कि तुम बिहार के वो इमेज को दिखाओ जहां स्ट्रगल तो है लेकिन एक रिच कल्चर भी है, वरना गालियां तो ऐसी भी पड़ी रही है। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? What went wrong with भोजपुरी इंडस्ट्री? वेल, तुम ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना, एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। तुम हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हो। ये रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।